तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 8। तो आशा है कि आप पिछले लेक्चर सारे कंप्लीट करके आए होंगे और सारे एनसीईआरटी जो है वो पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था अगर आप एनसीईआरटी मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। और पिछली बार तो हमने उदाहरण पढ़े थे, तो मैंने कहा था आपसे उदाहरण जो है आपको ये पहले खुद से ट्राई करने हैं, खुद से करने का प्रयास करना है। उसके बाद अगर आपको नहीं आते हैं फिर आपको हल को देखना है, फिर आपको हल को देख कर जो है उसको करना है। मैंने आपको वीडियो में ऐसे बता ही दिए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ अगर आपने कर लिए होंगे तो आपको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, जिसमें क्लासिकी धारणाएं सम्मिलित हैं, परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र पर छोटा बहुत छोटा भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर जो है कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत की आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभी केंद्रीय बल Fc प्रदान करता है तथा हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे, इसमें क्या लिखा हुआ था। पर आपने इतना भी बड़ी बात नहीं है, रुकिएगा, अभी आपको इजी लगने लगेगी। रुकिएगा। चलिए, हाँ। तो जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, जब भी कोई चीज जो है गोल गोल घूमती है तो उसकी जो है उससे जो है यहाँ सेंटर से दूर लगता है एक फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगता है। तो वो फोर्स जो है उसको जो है जो चीज गोल गोल घुमा लीजिए, आप रस्सी को बांधते हो, उसको गोल गोल घुमाते हो तो पत्थर पे जो है एक बल लगता है बाहर की तरफ, मतलब जो जो सर्किल में आप उसको घुमा रहे हो उससे जो बाहर की तरफ एक बल लगता है। उस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। और इलेक्ट्रॉन में जो है, इलेक्ट्रॉन आपको नहीं लगता कि जो कभी दिमाग में प्रश्न नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चारों तरफ घूमता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता, या फिर अपने अंदर समा क्यों नहीं लेता, या फिर खींच के अपनी तरफ इतना अंदर क्यों नहीं कर लेता कि मतलब खींच के अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर लेता। ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी स्थिर जगह पर जो है अपना चक्कर काट रहा है, क्यों? जस्ट इसके अभी केंद्रीय बल की वजह से। अगर अभी केंद्रीय बल नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन में जो है टकरा जाते। तो अभी केंद्रीय बल की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर रहता है, क्योंकि अभी केंद्रीय बल जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है जो स्थिर वैद्युत की आकर्षण बल है, जो कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ। हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना धनात्मक आवेश होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाभिक में जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश का होता है, और जो अपना नाभिक है वो धनात्मक आवेश का होता है। तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो स्थिर जो क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युत की आकर्षण बल है, वो जो है अपना अभिकेंद्रीय बल जो है उसको बैलेंस कर देता है, एक दूसरे को बराबर कर देता है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन ना खींचते हैं ना बाहर की तरफ, जो है बाहर की तरफ जाते हैं ना अंदर की तरफ खींचते हैं। समझ गए? चलिए। तो कुछ ऐसे होता है। ये रहा अपना जो है अपना स्थिर वैद्युतीय बल, और ये रहा अपना जो है अभिकेंद्रीय बल। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, तो ये जो है एफ ई की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो है mv² अपॉन आर तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बल आपको पता ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हाँ, ये अभिकेंद्रीय बल तो mv² अपॉन आर होता ही है, तो उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन आर उसका फॉर्मूला होता है। और जो अपना स्थिरवैद्युत बल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो इसी को फॉर्मूला जो यहाँ पर रखा है। अब आप कहोगे यहाँ तो लेकिन E² है, तो E² इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका तो ई होता ही है चार्ज, और जो प्रोटॉन होते हैं उनका भी ई के बराबर ही होता है। चार्ज दोनों में बराबर होता है, ये शायद आपको मत पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे जो है चार्ज एक ही होता है। 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जो है इसकी वैल्यू ई के लिए होगी माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19, और प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 होगी प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए यही चीज मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, कि उसका जो है मैग्नीट्यूड वो जो है वो सेम रहेगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब केवल वन माइनस का 1.9 गुणे 10 की घात -19 होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और 1.6 गुणे 10 की घात -19 होगा प्रोटॉन के लिए। तो बस ई उसको जो है ई मान के और ई² कर दिया, क्योंकि ई है ये बराबर इसकी क्या बराबर किसके है, ई के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो बस ई² कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास चार्ज सेम होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अतः कक्षा त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन वेग में संबंध होगा, तो यहीं से जो है आप देख सकते हो, यहाँ जो ये आर है, ये सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इस आर से ये पावर चली गई, इस आर को मैं इधर ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा E² बटा mv² गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है आर की वैल्यू होगी mv² गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस ऐसे ही उन लोगों ने निकाला है, देखते हैं अभी। बस mv² अपॉन ई² अपॉन mv² इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। तो हाइड्रोजन के परमाणु के में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तथा स्थिरवैद्युत ऊर्जा यू होगी। कहने का मतलब है, रुकिएगा, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं वो के होगी, और स्थिरवैद्युत की ऊर्जा जो है वो यू होगी। तो के की वैल्यू तो mv² होती है, तो इसमें जो है mv² होती है, तो कुछ नहीं कहा है इन लोगों ने। आ रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं किया, जो ये हमने जो जो निकाला था हमने इसको, इसी को जो है उन्होंने जो है के ऊर्जा के उसमें जो है डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो इसमें mv² है, mv² जो है इसमें कॉमन है। मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ से जो इसकी वैल्यू है, अपन इसको इसमें अलग से निकाल सकते हैं। आपको कैसे, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। mv² को ऊपर ले गए और आर को नीचे ले आए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर, तो ये जो है mv² की वैल्यू आ गई।
तो बस हाफ एम स्क्वायर वैल्यू रखी, इधर हाफ था तो गुणे 2 हो गया, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर ई स्क्वायर आ गया। तो यू क्या होगा, यू जो है उतना ही होगा, मतलब जो है यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी से दुगना होता है। तो बस उसमें दुगने का वो कर दिया, और माइनस का साइन लग गया, ये तो आपको पता ही होगा। और जो है और माइनस का साइन लगेगा साथ में। तो ऐसे जो है गतिज ऊर्जा और स्थिर वैद्युत की ऊर्जा जो है ऐसे जो है निकाली जाती है, मतलब समझिए आप, ऐसी निकलती है। तो यू में ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि स्थिर रुकिए जरा इसको अलग कर देता हूँ। हाँ, तो यू में ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि स्थिर वैद्युत बल -8 दिशा में है, मतलब उल्टा है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ई, जो दोनों को ऐड करने पे जो आती है वो कितनी होगी, ई बटा इनको जो है बस नॉर्मली जोड़ दिया, तो जो है एलसीएम ले लिया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको जब कैलकुलेट किया तो माइनस का ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसकी वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमता। कहने का मतलब, यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमता। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर सॉरी एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं पॉजिटिव होती, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है चारों ओर जो है बंद कक्ष में नहीं घूमता। वो जो है कहीं भी एनर्जी होती तो कहीं भी निकल सकता था, कहीं भी घूम सकता था, बट वो बंद कक्ष में तो नहीं रहता। तो ये नेगेटिव होने का यही है कि कारण यही है, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक होने का कारण यही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता रहे और वो बंधा रहे उस कक्ष में। तो यही था आज का, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट यही था एनर्जी। क्योंकि जो है एक जो हमने स्थिर गतिज ऊर्जा जो है और जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है, उनको देखा कि कैसे उनसे जो है हमने जो है टोटल जो ऊर्जा है उसको हमने देखा कैसे जो आई। और ये हमने इससे कोई भी समझा कि कैसे जो है ऋणात्मक आई, धनात्मक क्यों नहीं आई, क्योंकि धनात्मक आने, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बन सकता है कि जो धनात्मक होने का भी एक कारण है कि जो है अगर धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमता। तो घना समझिए, तो चारों जो है वो चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमता। उसकी एनर्जी जो है वो अगर पॉजिटिव होती है तो वो रुक जाता है, या तो कहीं भी घूमता नहीं। तो यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमता। हो सकता है ऐसा ऐसा घूम सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है, बस बंद कक्ष में नहीं घूमता। लेकिन उसकी जो है धनात्मक ऋणात्मक होती है, इसलिए वो बंद कक्ष में घूमता है। बाकी जब मैंने देखा ये फॉर्मूला जो कि बड़ा ही सिंपल है, जो है वैद्युत चुम्बकीय स्थिर वैद्युत के बल जो है उसको हमने जो है अपना अभी के अभी केंद्रीय बल के बराबर करके हमने आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू निकालने के बाद एम बी स्क्वायर को हमने एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एम बी स्क्वायर में जो है हमने आर की वैल्यू एम बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो हम ये वैल्यू ऐसी आ गई। हमने फिर यू की वैल्यू लिखी, और यू की वैल्यू, इसको यू की वैल्यू को आपके फॉर्मुला लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फॉर्मुला लगा के भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। और फिर दोनों को हमने जोड़ा, तो हमने टोटल ई की वैल्यू निकाली। और बाकी बाकी तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा है। और ये हमने ये देखा कि यू में जो है ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि स्थिर वैद्युत बल -r दिशा में है, मतलब उल्टी दिशा में है। और आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। तो सबसे पहले तो हमने उसको देखा कि सबसे पहले आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्थिर वैद्युत के बल को हमने जो है जो हमने अभी केंद्रीय बल से बराबर किया, वहां से हमने आर की वैल्यू निकाली। फिर हमने एम बी आर की वैल्यू निकल गई तो हमने एम बी स्क्वायर की उसमें से वैल्यू निकाली। फिर एम बी स्क्वायर की वैल्यू हमने जो है अपने गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला में लगी, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकाली। फिर हमने स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा की वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ा तो हमारी जो है तो कुल ऊर्जा आ गई। कुल ऊर्जा जो है नेगेटिव होती है, और कुल ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती। तो जो है वो चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमती, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कलम पढ़ेंगे उदाहरण 12.3। उदाहरण पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले वगैरह याद हों, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको थ्योरी भी जो है बिल्कुल क्लियर हो। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप जो है उदाहरण जो है करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो थ्योरी आपको क्लियर रखनी है, उदाहरण में जो है फॉर्मूला यूज होगा तो फॉर्मूला सारे आपको याद करने हैं। वैसे ज्यादा फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए नहीं, अभी फॉर्मूला केवल आर का जो है पीछे पढ़ा था, आर का और वो कुल ऊर्जा का और जो है गतिज ऊर्जा का और स्थिर वैद्युत की ऊर्जा का, जो है इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद ही कर लीजिए, मैंने समझा तो दिए हैं, मैंने ड्राइव करा दिए हैं, मतलब बता दिया है कैसे आपको इनको निकालना है। आगे हम इनको याद तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करने में मुझे लगता नहीं है कोई समस्या आएगी, तो उनको याद कर लीजिएगा।
और बाकी एनसीईआरटी को मेरे साथ पढ़ते चलिए। कल हम उदाहरण 12.3 करेंगे, तो आपको पहले उदाहरण 12.3 को पढ़ के आना है। आप पहले प्रश्न देखेंगे, फिर आप खुद से करने का उसको प्रयास करेंगे। अगर खुद से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर आप उसका हल देखेंगे। पहले से आपको हल नहीं देखना है, कभी प्रश्न देखते ही आपने हल देख लिया तो प्रश्न देखते ही आपको हल नहीं देखना है। पहले आपको प्रश्न देखना है, उसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है फिर आपको हल देखना है। और अगर हल समझ में नहीं आता है फिर तो मैं हूं ही, कल मैं अपन इसको पढ़ेंगे। और जिसको नहीं आता समझ में, सब आता है, आता है नहीं आता है, इसको कल फिर देखेंगे ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।